हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरनदीप सिंह और आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इक्विटी वैल्यूएशन एंड मार्केट एफिशिएंसी स्टार्ट करेंगे। लास्ट ईयर 2023 जब हमारे एग्जाम्स हुए थे सेमेस्टर 3 के, तो 12.5 मार्क्स का ये चैप्टर की वेटेज थी, जिसमें से 6.5 मार्क्स का प्रैक्टिकल आया था इस चैप्टर में से और 6 मार्क्स का थ्योरी के लिए आया था। तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये चैप्टर है उसमें बहुत इंट्रोडक्शन बेसिक चीजें गिवन है कि जैसे अगर हमें इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी करनी होती है तो हमें उसके लिए ना सबसे पहले इन डेप्थ एनालिसिस करनी चाहिए, रेदर देन रूमर्स या फिर स्पेकुलेटिव मोटिव्स के थ्रू नहीं करना चाहिए। क्यों? अब रूमर्स किसी ने फैला दिए कि इसका जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ने वाला है, बिना हमने कोई टेक्निकल एनालिसिस, बिना कोई रिसर्च करे हुए, तो इसके हमें लॉसेज हो सकते हैं। जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हमें रैशनल एनालिसिस करना चाहिए, जैसे कि एनालिसिस ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? जैसे इकोनॉमी कई बारी रिसेशन में चल रही होती है और कई बारी बूम हो रहा होता है। अगर रिसेशन में चल रही है तो इसका मतलब है कि जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन है या जो ग्रोथ है वो कम हो रहा है, और जब बूम में चल रहा होता है इसका मतलब है कि जो ग्रोथ हो रही है या जो प्रोडक्शन हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो हम एट टाइम्स अपने एनालिसिस करके ऐसा भी कर सकते हैं कि रिसेशन के टाइम पे हम ऐसी इक्विटी शेयर्स या ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें जो अंडर वैल्यू हो रखी हुई है, और जो सिक्योरिटीज ओवर वैल्यू हो रखी है रिसेशन के टाइम पे उन्हें हमें परचेज नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो शेयर का प्राइस होता है वो वॉलेटाइल होता है और अनसर्टेन होता है। इसका क्या मतलब है? वॉलेटाइल का मतलब होता है कि वो अनसर्टेन होता है, कि हम कभी भी इंक्रीज हो सकता है शेयर का प्राइस, कभी भी डिक्रीज हो सकता है, तो कोई चीज भी फिक्स नहीं है। बट हाँ, अगर हम चार्ट्स का यूज करते हैं तो स्टॉक मार्केट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट हम उसको एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। देखो, जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है ना, ये एक तरीके की सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जिससे हमें शेयर्स की ट्रू वैल्यू के बारे में पता चलता है और हम उससे रिटर्न्स के बारे में भी पता कर सकते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस में हम तीन टाइप का मतलब एनालिसिस के ऊपर देखते हैं। या तो हम इकोनॉमी के बारे देखते हैं, या इंडस्ट्री के बारे देखते हैं, या फिर कंपनी के बारे देखते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर दो अप्रोचेस होती हैं। एक होती है हमारी बॉटम अप अप्रोच, एक होती है हमारी टॉप डाउन अप्रोच। जो बॉटम अप अप्रोच होती है, बॉटम में क्या होता है कि ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए होती है। अब जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जो स्मॉल रिटेलर्स हैं, जिसने बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स करनी है और उनके पास उतना टाइम भी नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वो कंपनी के ऊपर फोकस करते हैं। वो सीधा कंपनी के ऊपर एनालिसिस करते हैं, जैसे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड कर लेते हैं, उनकी कंपिटेटिव स्ट्रेंथ को देख लेते हैं, या मार्केट की पोजीशन को देखते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जियो और एयरटेल। लेट्स से किसी ने जियो के अंदर इन्वेस्ट करना है और एक वो स्मॉल रिटेलर है, तो वो देख ले कि लास्ट ईयर की उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे कि उनकी कितना वो प्रॉफिटेबल रहे हैं, उनका पी&एल चेक कर ले, वो उनकी बैलेंस शीट चेक कर ले कि उनके ऊपर कितने लोन्स हैं, या उनकी कंपिटिटिव स्ट्रेंथ कैसी है, कि उनके पास कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो किसी उनके और कंपटीटर के पास नहीं है, या उनकी मार्केट पोजीशन कैसी है, कि क्या कोई ऐसा प्लेयर है जो बहुत डोमिनेट कर रहा है। जैसे एग्जांपल आजकल के टाइम पे जियो पूरी मार्केट में वो डोमिनेट कर रहा है, तो हमें इन बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। This approach does not require investor to analyze the economy and the industry। ऐसा क्यों? जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास ना ज्यादा नॉलेज होती है और ना ज्यादा टेक्निकल उनके पास कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, तो वो सिर्फ कंपनी के बेसिस पे कर सकते हैं ये चीजें। बट जो हमारी टॉप डाउन अप्रोच होती है उसमें हम तीनों चीजों का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, फिर हम इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं, और लास्ट में हम कंपनी का एनालिसिस करते हैं। बट जो हमने पहले अप्रोच सीखे बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप में सिर्फ हम कंपनी का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें इकोनॉमी का क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे अभी हमने ऊपर भी सीखा था कि इकोनॉमी का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या अभी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में है या नहीं है, ऐसे करके। चलो, सबसे पहला आ गया इकोनॉमिक का एनालिसिस करना। इसमें हम ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस देखते हैं कि कैसे वो कंपनी के प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट करेगी, हमें कब कब बाय करना पड़ता है शेयर। अगर हमें लगता है कि एक्सपेक्टेशंस है कि फ्यूचर में किसी शेयर का प्राइस इंक्रीज हो सकता है, तो आज हम बाय कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, या अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में ये वीक फ्यूचर हो सकता है, तो हम, और मार्केट स्ट्रगल करेगी या ऐसा कुछ करेगी, तो हम परचेज ना करें। अच्छा, जैसे एग्जांपल हो गया जैसे यूएस इलेक्शंस का। जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले ही, जब यूएस इलेक्शंस का रिजल्ट आया और जब ट्रंप ने इलेक्शन जीते, तो उसी दिन मार्केट थोड़ी अप हो गई। या जैसे जब यूएसडी इंक्रीज हो जाता है, जब यूएस डॉलर का इंक्रीज हो जाता है, तो हमें ज्यादा पे करना पड़ता है अगर हम पेट्रोल परचेज करेंगे। तो ये भी हम इकोनॉमिक देख सकते हैं कि अगर यूएसए की ज्यादा इकोनॉमिक उन्होंने डेवलपमेंट करी है और हमारी कम हुई है और यूएसडी का प्राइस ज्यादा अप हो चुका हुआ है, तो उसके कारण हमें ज्यादा
पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिससे हमारा जो इंडियन आईएनआर है वो ज़्यादा वीक हो जाता है। या जैसे यूक्रेन वॉर हुआ, जब यूक्रेन वॉर हुआ तो पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस हुए और पेट्रोल के या बहुत सारे क्रूड ऑयल्स के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ चुके हैं। तो जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है ना, सिर्फ इंटरनल इकोनॉमिक कंडीशंस इंपैक्ट नहीं करती किसी भी शेयर मार्केट को, जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं वो भी इंपैक्ट करती हैं। क्योंकि जैसे हमने 11th या 12th क्लास में भी सीखा हुआ है इकोनॉमिक्स में कि जो आजकल का सिनेरियो है वो ग्लोबलाइजेशन का है। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी कंट्री आइसोलेट में नहीं रहती, मतलब हर कंट्री का एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम कोई चीज किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो उनसे इंपोर्ट भी करते हैं। तो अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या वॉर हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में या किसी भी कंट्री में आएगा ही आएगा। तो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं? इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, महंगाई कितनी हो रही है, इंटरेस्ट रेट कैसे हैं कि जो भी उनका सेंट्रल बैंक होता है उसने इंटरेस्ट रेट कैसे सेट कर रखे हैं, या हमारा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो किस फ्लो में है, हमारा फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी जैसे इंडिया में आरबीआई है तो उन्होंने कैसे सेट कर रखी है, या लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है मार्केट में। अच्छा, सेकंड क्या हमने देखा था, हमारा पॉइंट क्या है, इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस का क्या मतलब होता है, जैसे एक जो इंडस्ट्री होती है, लेट्स से हमने करा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसके अंदर बहुत सारे कार्स के मैन्युफैक्चरर्स आ चुके हैं, तो वो इंडस्ट्री में जिस कंपनी के अंदर हमें मतलब हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें ये देखना है कि उस इंडस्ट्री में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे टू व्हीलर स्कूटर्स के बारे, जैसे इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल, जैसे हमने 11th या 12th क्लास में सीखा हुआ है कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, फिर वो ग्रोथ में आता है, और फिर वो मैच्योर होता है, और उसके बाद वो डिक्लाइन हो जाता है। तो जैसे टू व्हीलर है, जैसे स्कूटर्स होते हैं, तो जो वो मार्केट है या तो वो मैच्योर हो चुकी है या फिर वो डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि आजकल के टाइम पे इंडिया में हर जगह पर हम स्कूटी ज्यादा यूज करते हैं। जो स्कूटर्स पहले आते थे जिससे किक लगा के करते हैं वो कम यूज करते हैं। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जो सिर्फ टू व्हीलर्स ही बना रही है, स्कूटर्स ही बना रही है जो किक से स्टार्ट होते हैं, गियर वाले होते हैं, तो हमें उन इंडस्ट्रीज के अंदर आई थिंक ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री में अब ज्यादा ग्रोथ ही नहीं बची, शिफ्ट हो चुका हुआ है। और अब इसके अलावा हम कैसे देख सकते हैं कि मार्केट की कंडीशंस कैसी है, स्टेज ऑफ कंपटीशंस कैसा है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे हैं। जैसे ईवी, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं वो आजकल ज्यादा ट्रेंडिंग में है। इवन गवर्नमेंट भी क्या करती है, इसके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि ऐसी कौन से बिजनेसेस है जिसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करना चाहती है। अच्छा, या फिर जैसे रॉ मटेरियल का सप्लाई का इशू, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे ग्लोबल चिपसेट प्रॉब्लम हुई थी 2020 से लेकर 2023 तक, कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल चिपसेट की प्रॉब्लम हो चुकी थी कि जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं उसके अंदर चिपसेट यूज होते हैं, जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे से कुछ बोर्ड्स होते हैं। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही थी जिसके कारण उनकी शॉर्टेज हो रखी थी। तो हमें ये भी देखना होता है कि इंडस्ट्री एनालिसिस करके कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कितनी है। ठीक है, चलिए। अच्छा, और हमारा इसमें लास्ट टॉपिक कौन सा है, कंपनी एनालिसिस। तो कंपनी का एनालिसिस क्या हो गया, जो हमने सीखा था सेम एज इट इज ऐसे बॉटम अप अप्रोच में। जो टॉप डाउन अप्रोच है उसमें तो हम तीन हमें करना होता है, बट जो हमारा बॉटम अप्रोच में हमें सिर्फ एक ही करना होता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कैसे। कंपनी एनालिसिस, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसकी फोरकास्ट कर ले कि वो अगले साल कितना अर्न करेगा, उसकी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, या फिर उनका लीवरेज क्या होगा, एसेट एसेट यूटिलाइजेशन कैसे। लीवरेज का क्या मतलब होता है, जैसे हम ईबीआईटी एनालिसिस हमने सेमेस्टर 2 में भी सीखा था। उनकी सेल्स कितनी हो सकती है, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितने हो सकते हैं, या फिर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पास्ट का रिकॉर्ड कैसा है, उनकी एनुअल रिपोर्ट के बारे अब हम देख सकते हैं इस चीजों में। जैसे लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियोज हम देख सकते हैं, जैसे हमने क्लास 12th में भी सीखी थी कि करंट रेशियो क्या होती है, डेट इक्विटी रेशियो क्या होती है। उसके बेसिस में हमें पता चल सकती है कि कंपनी कितनी लिक्विडेट हो सकती है, उनके पास कितना कैश पड़ा हुआ है। या जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज, या फिर हम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड भी कर सकते हैं। अब ऑल दो हमारी बुक में ना इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला तो नहीं गिवन, बट स्टिल मैंने यहाँ पर लिखा है कि इन एनी केस अगर इसके ऊपर कुछ आ जाए तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डब्ल्यूएसीसी, मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टेड कैपिटल। ऑल दो हमारी बुक में इसका फॉर्मूला तो नहीं लिखा, बट स्टिल हम एससीओएल के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते कि अगर उन्होंने स्पेसिफिक कोई चीज लिखी हुई है तो शायद वो इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ
एक ही हमारा एग्जाम हो रखा है लास्ट ईयर, तो बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है कि वो पेपर कैसे बनाते हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको लगता है ना कि यहाँ से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, तो एटलीस्ट आप उसका एक तो फॉर्मूला लर्न कर लो और उसका कोई भी एक बेसिक एटलीस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ कि इन एनी केस अगर उससे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, तो कम से कम हम आंसर लिखने लायक तो हो जाए, ठीक है? अच्छा, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन एंड इक्विटी प्राइसिंग। अच्छा जी, तो किसी भी जो इक्विटी होता है उसको कैसे हम वैल्यू करते हैं और उसको कैसे प्राइस होता है उसका। हमारी बुक में 3 मेथड्स गिवन है, या तो हम वैल्यू कर सकते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे, या फिर डिविडेंड के बेसिस पे, या फिर अर्निंग्स के बेसिस पे। जो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी होता है ना, वो एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ईज़िली आप उसको कर सकते हो। और जो कंपनीज़ होती हैं, वो गारंटी नहीं देती कि वो हर साल डिविडेंड पे करेंगी या करेंगे। अच्छा, डिविडेंड का क्या मतलब होता है? मैं आपको बहुत एक बारी छोटे से मैं बता देता हूँ। जब भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, तो उसका कुछ पार्ट वो अपने पास रिटेन करके रखती है और कुछ पार्ट वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जो पार्ट वो अपने पास रिटेन करके रखती है, उसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग, और जो पार्ट वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो जो कंपनीज होती हैं, एक तो सबसे पहली बात, इक्विटी जो शेयर्स होते हैं उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं होता कि उनको डिविडेंड मिलेगा मिलेगा। और हर साल क्या डिविडेंड सेम रेट का मिलेगा, क्या कांस्टेंट रेट होगा, ये भी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है जी। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू भी दो मेथड्स के थ्रू हम जो इक्विटी की वैल्यूएशन है उसको हम कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है इसके अंदर बुक वैल्यू मेथड। बुक वैल्यू मेथड में क्या होता है, जो भी वैल्यूज एसेट्स की लायबिलिटीज की बैलेंस शीट के अंदर दी होती है, हम उसको हेल्प करके वैल्यू निकालते हैं। ऑल दो ये बहुत ज्यादा अच्छा मेथड नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर हम एजम्पशंस ये लेते हैं कि जो भी मेरे एसेट्स रियलाइज होंगे वो उसी वैल्यू पे होंगे जो बैलेंस शीट में मेंशन है। इसका क्या मतलब है, लेट्स से हमने 1970 में हमने गोल्ड परचेज किया, और उस टाइम पे आई थिंक गोल्ड का रेट लेट से लगा लो 100 रुपीज था 10 ग्राम्स का। तो हमने हमारी जो बैलेंस शीट में एसेट्स में वैल्यू है, वो तो आज भी 100 रुपए ही आ रही होगी। क्या आज की वैल्यू गोल्ड की 100 रुपए या 10 ग्राम की? नहीं, वो तो कुछ 80,000 रुपीज है। तो ये जो मेथड होता है ये एज्यूम करता है कि आज भी गोल्ड 100 रुपीज का ही सेल होगा। तो जो ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, इस करके ये जो मेथड है ये ज्यादा अच्छा नहीं है। इस करके इस मेथड को आउटडेटेड, या फिर हम ये कहते हैं कि हिस्टोरिकल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है। हिस्टोरिकल वैल्यूज का क्या मतलब है, जो बुक वैल्यूज होती हैं। अच्छा, और जो इसी के अंदर सेकंड मेथड है वो है लिक्विडेशन वैल्यू मेथड। लिक्विडेशन वैल्यू मेथड क्या कहते हैं कि हम बैलेंस शीट की जो बुक वैल्यूज हैं उसको जो वैल्यू होंगी उनको कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि जो वैल्यू पे वो रियलाइज हो सकते हैं आज के टाइम पे, हम उनको बेसिस करेंगे। कि जैसे हमारी बैलेंस शीट में 100 रुपीज का लिखा हुआ था गोल्ड, बट आज अगर वो 80,000 रुपीज का सेल हो सकता है, तो हम 80,000 रुपीज को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और इसको ज्यादा रियलिस्टिक, ठीक है। और हमारा सेकंड मेथड क्या है, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन डिविडेंड। हम जो वैल्यूएशन करेंगे वो डिविडेंड के बेसिस पे करेंगे। जो ये वाला मेथड था ये थ्योरी बेस्ड था, बट ये वाला जो मेथड है ये प्रैक्टिकल है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारी बुक में इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी गिवन है, और इसके आने के चांसेस इस चैप्टर में सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमने ये देखना है, जो इक्विटी पे डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं होता। और इसके अलावा हमें ये देखना होता है कि जो ये वाला मेथड है ये एज्यूम करता है कि जो हम डिविडेंड है ना वो हम एनुअली पे करते हैं, एंड द फर्स्ट ईयर डिविडेंड इज रिसीव ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर वन। जो भी हमें पहले साल का डिविडेंड मिलेगा वो साल के एंड में मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस मेथड के अंदर हमारे तीन फॉर्मूलाज हैं। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है वन। इसकी एजम्पशन क्या है कि डिविडेंड में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही, मतलब हर साल कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड ही पे करती है। प्रैक्टिकली ये ज्यादा अच्छा फॉर्मूला या अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी हर साल एक ही डिविडेंड या एक ही अमाउंट का डिविडेंड, कांस्टेंट डिविडेंड कभी भी नहीं देती। बट चलिए हम देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है क्या, P0 इक्वल्स टू डी अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हमारा डी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट डिविडेंड। और P0 का क्या मतलब होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, जो हमारे इस फॉर्मूला से निकलेगा। और KE का क्या मतलब होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऑल दो हमारी बुक में इस चैप्टर में तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे कुछ भी नहीं बताया हुआ, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी के एक या दो मेथड्स और देख लो। आई थिंक आगे जो अपकमिंग चैप्टर्स हैं उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे थोड़ा बताया हुआ है, और अगर नहीं भी बताया हुआ
तो आपको कम से कम 2 या 3 मेथड्स आने चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के। ऐसा ना हो कि एसओएल वाले हमारे एग्जाम्स में कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेंशन ना करे और अगर हमें निकालनी हो तो हमें पता ही ना हो। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का एक तो हम निकाल सकते हैं अपने सीएपीएम मेथड से, या फिर हम निकाल सकते हैं डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल से। ठीक है। अच्छा, जो ये फॉर्मूला है इसका शॉर्ट कमिंग मतलब इसकी वीकनेस इसकी है कि डिविडेंड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ओवर द होल्डिंग पीरियड। ऑब्वियसली, क्या डिविडेंड कोई भी कंपनी हर साल कांस्टेंट रेट से देती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। कभी कम देती है तो कभी ज्यादा होती है। जब कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा देगी, और कभी कंपनी के प्रॉफिट्स कम हुए तो वो कम देगी। बट ये मेथड हमें बताता है कि हर साल हमें कांस्टेंट डिविडेंड ही मिलता है। ठीक है जी। बट जो हमारा फॉर्मूला 2 है वो हमें क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला हमें 2 ये कहता है कि जो डिविडेंड होता है वो ग्रो करता है हर साल, बट कांस्टेंट रेट से ग्रो करता है। फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला तो हमें कहता है कि कांस्टेंट डिविडेंड ही मिलेगा, नो ग्रोथ इन डिविडेंड, डिविडेंड में कोई ग्रोथ ही नहीं है। बट सेकंड फॉर्मूला हमें कहता है कि डिविडेंड में ग्रोथ तो हो रही है बट कांस्टेंट रेट से ग्रो हो रहा है। अच्छा जी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला नंबर 2 क्या होता है? पी जीरो इक्वल्स टू डी वन अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी। तो डी वन का क्या मतलब होता है? हमारा डिविडेंड एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर वन, और पी जीरो का मतलब क्या होता है? हमारा वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है? हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। अच्छा जी। आपको ना ये दोनों फॉर्मूलाज अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो हम इसमें एक पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 2.1। अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं। द डिविडेंड एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर इज रुपीज 108, मतलब इस साल के एंड में मुझे 108 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। ठीक है जी। एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न appropriate for the risk class is 15%। अच्छा जी। द डिटरमाइन द करंट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर यूजिंग कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल। अब अगर इस क्वेश्चन में ये लास्ट लाइन नहीं भी होती तो भी ना हमें पता चलना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा या फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा। अभी वैसे एक फॉर्मूला नंबर 3 भी है, बट स्टिल मैंने आपको पहले फॉर्मूला नंबर 1 जो करा है मैं उसके ऊपर आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आ पाए। देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन है डिविडेंड एक्सपेक्टेड, तो जो हमें डिविडेंड एक्सपेक्टेड है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा डी बन जाएगा। अच्छा जी। और जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न हमें मेंशन है 15, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या इस क्वेश्चन में ग्रोथ के बारे कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है? नहीं। अगर हमारे क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्रोथ नहीं मेंशन है तो इसका क्या मतलब है? कि हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला बचा, वो है फॉर्मूला नंबर 1। इवन अगर ये लास्ट लाइन नहीं भी लिखी होती तो भी हमें फॉर्मूला नंबर 1 ही लगाना पड़ता, बट स्टिल उन्होंने हमें गिवन है। तो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में वो लास्ट लाइन ना भी मेंशन करे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला नंबर 1 है उसमें ग्रोथ की कोई बात ही नहीं होती। तो इस करके हमारा फॉर्मूला नंबर 1 ही लगेगा। तो फॉर्मूला होता क्या है? पी जीरो, मतलब जो हमें वैल्यू निकालनी होती है, और डी अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो वो तो हमें गिवन है। तो हमने सिंपली क्या करा, डी हमें कितना गिवन था क्वेश्चन में? 108। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना गिवन था हमें? 15%। तो हमने इसको क्या लिख दिया? 0.15। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा पी जीरो का आंसर आ गया 720 रुपीज। तो हम क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर विल बी 720 रुपीज। ठीक है। जो हमने अभी सेकंड फॉर्मूला सीखा था उसके ऊपर ये एग्जांपल 2.2 है। अच्छा, वो क्या कहते हैं? द डिविडेंड एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज 210। सेम लाइन हमने एग्जांपल नंबर 2.1 में भी सीखी थी। द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज 108, और सेम चीज हमें यहां पर लिखी हुई है। तो ये तो हमारा हो गया डी। अच्छा जी। एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एप्रोप्रिएट फॉर द रिस्क ऑफ क्लास इज 12%। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, मतलब एग्जांपल नंबर 2.1 में देखा था, सेम लाइन में उन्होंने लिखा हुआ है, ये चीज होगी। और इसके बाद हम देखेंगे अगर तो यहां पर ही क्वेश्चन खत्म हो जाता तो हमें फॉर्मूला नंबर 1 लगाना पड़ता। मतलब अगर इसके बाद हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन ना होती तो हमारे पास एक डी गिवन है और एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, तो हम फॉर्मूला नंबर 1 लगा देते। बट अब आगे क्या गिवन है? डिटरमाइन द करंट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इफ डिविडेंड ग्रोस एट द गिवन कांस्टेंट रेट ऑफ 4%। तो जो फॉर्मूला नंबर 2 हमने सीखा था तो उसमें हमने क्या सीखा था? जो हमारा फॉर्मूला नंबर 2 था, कहाँ गया? हाँ, अच्छा ये था कि जो हमारा डिविडेंड है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा। तो हमें फॉर्मूला नंबर 2 लगाना है, और सेम चीज इसने हमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दी कि जो डिविडेंड है वो हर साल 4% से इंक्रीज कर रहा है। तो एग्जांपल नंबर 2.1 और 2.2 में डिफरेंस क्या है? वहां पर ग्रोथ के बारे कोई भी बात नहीं हो रखी थी,
बट जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वहां पर ग्रोथ के बारे में बात भी हो रखी है और उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है जो हमारी ग्रोथ भी हो रही है वो कांस्टेंट रेट से हो रही है। इस करके हम फॉर्मूला नंबर 2 लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर डी भी गिवन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी गिवन है और ग्रोथ हमें लास्ट लाइन से पता चल चुका है कि जो डिविडेंड ग्रो कर रहा है वो 4% से ग्रो कर रहा है। तो हमारा जी हो गया 4% हो गया। तो हमने क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे पी जीरो इक्वल्स टू डी वन अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। तो हमने यहाँ पर डी वन की जगह लिख दिया 210 और यहाँ पर हमने लिखा 0.12 माइनस 0.04। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 2625। तो जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो क्या आ गया हमारा 2625 आ गया। ठीक है जी। अब इसमें लास्ट हमारा जो फॉर्मूला है जो हम कर रहे थे वैल्यूएशन बेस्ड ऑन डिविडेंड के अंदर, जो हमारा लास्ट फॉर्मूला है वो है हमारा अब ये वाला। अच्छा जी, ये फॉर्मूला हमें क्या कहता है, हमें ये फॉर्मूला कहता है कि क्या रियल लाइफ में ऐसा क्या ऐसा पॉसिबल है कि या तो हर साल हम डिविडेंड दें बिना किसी ग्रोथ के? ऐसा तो नहीं हो सकता। फॉर्मूला नंबर 2 हमने जो सीखा था, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर साल हम कांस्टेंट रेट से अपने डिविडेंड को ग्रो करें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी साल कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होता है, किसी साल कंपनी को प्रॉफिट कम होता है। तो जिस साल ज्यादा प्रॉफिट होगा तो इस साल वो डिविडेंड में ज्यादा ग्रो करेगा, और जिस साल प्रॉफिट कम होगा तो वो डिविडेंड में कम ग्रो करेगा। और अगर कंपनी को लॉस हो जाता है किसी साल तो वो तो डिविडेंड देंगे ही नहीं। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला नंबर या 1 या फॉर्मूला नंबर 2 ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। और फॉर्मूला नंबर 3 हमें क्या एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है कि जो डिविडेंड ग्रो करता है वो डिफरेंट रेट से ग्रो करता है, कि कभी 5% से ग्रो करेगा तो कभी 10% से ग्रो करेगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला का कैसे है, पी जीरो इक्वल्स टू डी वन प्लस पी वन अपॉन 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है। ये फॉर्मूला ना ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, जो हमारी बुक में एग्जाम्पल गिवन है तो मैं ट्राई करता हूँ आपको उससे समझाने की। आपको एकदम से उससे समझ में आ जाएगा कि ये हमें कैसा, मतलब हमें सॉल्व करना है इसके ऊपर। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2.3, अमन लिमिटेड फोरकास्ट ग्रोथ रेट इज इन डिविडेंड ऑफ 8% पर एनम। पहली लाइन में तो उन्होंने हमें सिर्फ सिंपल गिवन है कि ग्रोथ रेट हमें गिवन है 8% पर एनम। अगर मैं और आगे क्वेश्चन ना पढ़ूं तो सिर्फ इतने बेसिस पे तो मैं फॉर्मूला नंबर 2 भी लगा सकता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला नंबर 2 में भी वो हमें बताता है। बट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स जो 8% से ग्रो करेगा हमारा, जो वो सिर्फ पहले 2 साल के लिए ग्रो करेगा और उसके बाद वो 5% पर एनम पे आ जाएगा और वहां पर क्या हो जाएगा, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, जो कंपनी है पहले 2 साल के लिए जो उसका डिविडेंड ग्रो कर रहा है वो 8% पर एनम से कर रहा है, और थर्ड ईयर से 5% से वो ग्रो करेगा स्टेबलाइज देयर, मतलब थर्ड ईयर से लेके आगे जितने भी ईयर्स हैं हमें होंगे वो सिर्फ 5% तक ग्रो करेगा। तो यहाँ पर ना तो मेरा फॉर्मूला नंबर 1 लग सकता है, ना मेरा फॉर्मूला नंबर 2 लग सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्मूला नंबर 1 में तो ग्रोथ की बात ही नहीं करी हमने, बट हमने फॉर्मूला नंबर 2 में ग्रोथ की तो बात करी थी। बट वहां पर हमने लिखा था कि कांस्टेंट ग्रो होना चाहिए, और इस एग्जांपल में कांस्टेंट ग्रो नहीं हो रहा। पहले हमारा 8% से ग्रो हो रहा है और बाद में हमारा 5% पे आ चुका है। तो इस करके हमारा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा। और आगे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, लास्ट ईयर जो हमने डिविडेंड पे किया था वो क्या करा था हमने 10। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्यों अभी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं है, हमने लास्ट ईयर कितना दिया था, 10 रुपीज दिया था। अच्छा, और हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है वो हमारा कितना गिवन है, 10% दिया रखा है। अच्छा जी, सबसे पहले ना आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ना सबसे पहले देखने कि जो 2 साल का डिविडेंड है हमने वो कितना पे करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है। अच्छा जी, वो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये हम टेबल का यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा ईयर 1 और फिर मैंने लिखा ईयर 2। अच्छा जी, और यहाँ पर हमने लिखा डिविडेंड। जो ईयर 1 के एंड में मैं डिविडेंड कितना दूंगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहोगे हाँ ये तो 10 रुपीज तो देंगे, यहाँ पर लिखा तो हुआ है द लास्ट ईयर डिविडेंड वॉज रुपीज 10। तो ये तो लास्ट ईयर हमने दिया था ना 10 रुपीज, जो ईयर 1 के एंड में देंगे वो 10 रुपीज थोड़ा ना देंगे। अगर हम पहली लाइन पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो डिविडेंड ग्रो कर रहा है वो कर रहा है 10% पर एनम से, वो ग्रो कर रहा है फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो ईयर 1 में भी वो 8% से ग्रो कर रहा है और ईयर 2 में भी वो कितने से ग्रो कर रहा है, 8% से। तो अगर हमने लास्ट ईयर दिया था 10 रुपीज, तो 10 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 8 रुपीज, और जो वो आएगा हमारा वो कितना आएगा, आई थिंक 0.08 आएगा कुछ, आई थिंक। तो वो हम 10 में प्लस कर देंगे तो हमारा आ गया 10.8। अच्छा, अब हम जो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड देंगे वो कैसे देंगे, 10.8 मल्टीप्लाई बाय
8%। तो ये कितना आ गया हमारा 11.664। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। लास्ट ईयर हमने डिविडेंड दिया था 10 रुपीज का, बट जब हम ईयर वन के एंड में देंगे तो वो 8% से क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.08, तो वो आ गया 0.8। तो 0.8 से वो ग्रो कर रहा है, 0.8 प्लस 10, तो वो हमारा हो गया 10.8। अब हम सेकेंड ईयर में कितना डिविडेंड देंगे, 10.8 मल्टीप्लाई बाय 8%। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 8% कर देंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, सिक्स, एक सेकंड में करके बता दे, तो 10.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8%, 0.08%, सॉरी, 10.8 मल्टीप्लाई बाय 0.08, तो वो हमारा हो गया 864। तो अगर मैं 0.864 को मैं ऐड करूंगा 10.8 में, तो वो हमारा हो गया 11.664। ठीक है जी। और अगर हम उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें देखना है कि हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, ईयर वन के और ईयर टू के जो हमने डिविडेंड पे हम करना है, हमें उसकी क्या चाहिए, आज प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो हम उसको, हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कौन सा लिया, हमने 10 से लिया। 10 से क्यों लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने 10% है। ठीक है जी। तो क्या हमें ये क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन होंगे? देखो ऐसा है कि अगर तो गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गिवन नहीं भी है तो इसका बहुत सिंपल सी टेक्निक होती है कि जैसे ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 10%, तो अब हम सिंपली बताओ क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, और इसको हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर पे पहले इसको लिखेंगे 1, फिर डिवाइडेड बाय 1.10, और हम इक्वल टू को प्रेस करेंगे। जैसे हमने इक्वल टू को प्रेस किया तो हमारा आ गया 9.909, और अगर हम फर्म इक्वल टू को प्रेस करते हैं तो हमारा आ गया 0.834। तो अगर हमें थर्ड ईयर का भी चाहिए होता तो हम एक बार फिर से इक्वल टू को प्रेस करते तो हमारा थर्ड ईयर का भी आ जाता। मतलब जैसे मैंने कैलकुलेटर में एक बार इक्वल्स टू को प्रेस किया तो हमारा आ गया ईयर वन का, फिर अगर मैं दोबारा इक्वल्स टू को प्रेस करूंगा तो वो हमारा आ जाएगा ईयर टू का, यही 0.834। अगर मुझे थर्ड ईयर का भी चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, फिर इक्वल थ्री को प्रेस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, थर्ड ईयर का आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहां से हम करेंगे तो क्या करेंगे, डिविडेंड था मेरा 10.8 मल्टीप्लाई बाय 0.909, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई हमारे आज की। और फिर मैंने 11.664 को भी 0.834 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी आ गई प्रेजेंट वैल्यू। मतलब जो मुझे डिविडेंड ईयर वन के एंड में मिलना है वो कितना मिलना है, 10.8, बट आज उसकी वैल्यू कितनी है, 9.82। और जो मुझे डिविडेंड मिलना है ईयर टू के एंड में वो कितना मिलना है हमें, 11.664, बट आज उसकी वैल्यू कितनी है, 9.73। तो टोटल हमें ईयर टू के एंड में कितना मिलना है, जो मिलना है उसकी आज की वैल्यू कितनी होगी, 9.55। अच्छा जी। और अब हम देखेंगे कि अब उसके बाद हम देखेंगे कि ईयर टू के एंड में हमारा मार्केट प्राइस कैसा होगा। इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला नंबर 3 का आ गया, एक सेकेंड जी, ये वाला। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, कैसे यूज करेंगे अब आप देखो। सबसे पहले अब हम देखेंगे फॉर्मूला नंबर हमारा 3 यूज कैसे होगा। सबसे पहले हमने लिखा P2। P2 क्यों लिखे हमने, P2 इस करके लिखा हमने क्योंकि हमें ईयर टू के एंड में देखना है कि उसकी मार्केट प्राइस कितना होगा। अच्छा जी। D3 अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। D3 क्या, D3 है कि थर्ड ईयर से जो ग्रोथ है, जो डिविडेंड की, वो कितनी होनी है, थर्ड ईयर से जो ग्रोथ होनी है डिविडेंड की वो होनी है 5%। ये कैसे पता, क्वेश्चन में मेंशन था कि थर्ड ईयर से जो हमारा डिविडेंड होगा वो सिर्फ 5% से क्या करेगा, ग्रो करेगा। अच्छा जी। तो वो हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पर इन्होंने मेंशन तो नहीं कर रखा, बट मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ। D3 कैसे निकालेंगे, D3 हम कैसे निकालेंगे, D2 का जो डिविडेंड था, D2 का जो हमारा डिविडेंड था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में 1+G। ठीक है, तो ये हमारा कैसे आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा D3 का, हमने D2 में कितना दिया था डिविडेंड, वो हमने दिया था 11.664। ठीक है, और अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे हमें करना है, फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, और हमारा ग्रोथ कितना था, 1+0.05। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरा जो डिविडेंड है
थर्ड ईयर के लिए वो कितना आ जाएगा, वो मेरा आ जाएगा 12.247, राइट। तो ये मेरा आ जाएगा। अच्छा, तो वो मैंने ऊपर लिखा है, न्यूमरेटर में लिख दिया, और डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ग्रोथ लिख दिया। और जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मुझे पता चलेगा ईयर 2 के एंड में जो मेरी मार्केट प्राइस होगा वो कितना होगा, 252। ठीक है। अच्छा जी। और अब हम देखेंगे कि ये तो जो प्राइस होगा वो तो एंड ऑफ ईयर 2 होगा। मुझे आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखनी है। क्या देखनी है मुझे, प्रेजेंट वैल्यू। तो जब भी मुझे प्रेजेंट वैल्यू देखनी होती है तो मैं क्या करता हूं, मैं 10% को क्या करूंगा, यूज करूंगा फिर से। तो जो 252 है आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसी होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, 0.834 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, 0.834 आएगा ही कैसे, वो आपका वैसे ही आ जाएगा कि जब हम इक्वल्स टू एक बारी दबाएंगे, फिर इक्वल्स टू दो बारी दबाएंगे, और फिर इक्वल्स टू तीन बारी दबाएंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 0.834। तो जिससे मेरा आंसर आ गया 210। तो आज उसकी करंट में जो उसकी फेयर वैल्यू है वो कैसे आ गई, 19.55। ये कहां से आया था, ये आया था मेरा यहाँ। मतलब मुझे 2 साल के बाद डिविडेंड कितने मिलने वाला, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 19.55। और इसके अलावा जो एंड ऑफ ईयर 2 में जो मेरी वैल्यू है वो कितनी मिलेगी आज उसकी, वो मिलेगी मुझे 2.10। और अगर मैं इन दोनों का टोटल कर दूंगा तो मुझे कितना मिलना है, 229 मिलना है। ठीक है। तो जो आज की मेरी वैल्यू है फेयर वैल्यू की, वो कितनी है, 229 है। अच्छा जी। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बारी वीडियो को दोबारा सुन लेना। ठीक है जी। ओके, जो लास्ट हमारा प्रैक्टिकल है, मतलब जो हम देख रहे थे इक्विटी की वैल्यूएशन का, वो लास्ट टॉपिक है इसका, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन अर्निंग। जो वैल्यूएशन बेस्ड ऑन अर्निंग है उसका हमें क्या देखना है कि सम कंपनीज तो डिविडेंड पे ही नहीं करती, वो रेदर द रिटेन करके रखती है, कि वो अपने पास सेविंग्स करके रख लेती है। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि अगर फ्यूचर में कोई री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी तो हमें तो पैसे होंगे नहीं, तो या तो हमें फिर लोन लेना पड़ेगा या फिर दोबारा से हमें शेयर्स को इश्यू करना पड़ेगा। तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि कुछ पैसा रिटेन कर लेती हैं, या तो सारा का सारा प्रॉफिट रिटेन कर लेती हैं, या कुछ पार्ट रिटेन करती हैं और कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। जिससे हम जो रिटेन करती हैं तो हम क्या करते हैं, जो अपकमिंग ईयर्स होते हैं उसमें हम डिविडेंड ज्यादा दे देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बेसिस के अंदर हमारे फॉर्मूलाज कैसे होते हैं, हम निकाल सकते हैं अर्निंग मल्टीप्लायर अप्रोच। हमारी बुक में ना इसके अंदर कुछ भी मतलब प्रैक्टिकल नहीं दे रखा हुआ, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसके ऊपर भी ना आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाओ। क्यों, क्योंकि अगर हमारी बुक में फॉर्मूलाज गिवन है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पेपर में पूछ सकते हैं। बट ऑल दो मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं करूंगा इसका प्रैक्टिकल पार्ट, क्योंकि हमारी बुक में मेंशन नहीं है। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो या अपकमिंग वीडियोस में मैं इसके ऊपर भी एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, सो दैट आपको पता हो। अच्छा, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अर्निंग मल्टीप्लायर अप्रोच में हम करते क्या हैं, हमारी वैल्यू कैसे निकलती है, अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय पीई रेशियो। ठीक है, एक तो ये हमारा फॉर्मूला गिवन है इसमें हम, ठीक है। और सेकंड हमारा मेथड क्या है, गॉर्डन्स मॉडल, उसमें हमारा फॉर्मूला क्या है, ये वाला हमारा फॉर्मूला उन्होंने मेंशन कर रखा हुआ है, पी जीरो इक्वल्स टू ईपीएस 1 - बी अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और साथ में हमें उन्होंने बताया ये रिटेंशन रेशियो गिवन है। ऑल्दो हमारी बुक में इसके ऊपर भी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो गिवन नहीं है, बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि हमें इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। मैं ट्राई करूंगा कि अपकमिंग वीडियोस में इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन बता दें। और लास्ट मेथड क्या है इसके अंदर, वॉल्टर्स मॉडल। इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन गिवन नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पी जीरो इक्वल्स टू डी अपॉन के ई प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है। और बट मैं ट्राई करूंगा कि इसके ऊपर भी हम कोई क्वेश्चन, एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जो हमारा लेफ्ट ओवर हमारा चैप्टर बच चुका हुआ है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे इसको कवर करने की। और जस्ट एक और वीडियो आएगी, और आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 30 मिनट्स में ही जो हमारा पार्ट बचा हुआ है वो हम कवर कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल पाए, ताकि मैं और आने वाले टाइम में और भी वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।